जय हिंद। देश और दुनिया भर में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं डिफेंस डायनेमिक्स और मैं हूं दानवीर सिंह, नई दिल्ली से। डिफेंस डायनेमिक्स में आज हम बात करेंगे भारत के रेल गन डेवलपमेंट की। एक ऐसी गन जो एक्सप्लोजिव्स पर नहीं बल्कि फिजिक्स पर निर्धारित है। इसके बाद हम बात करेंगे दृष्टि 10 की। दृष्टि 10 और दृष्टि 10 एग्जैक्टली क्या है और भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इतना अहम क्यों है। और दूसरी तरफ एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। भारत ने एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट फुल स्केल कंबस्टर का एक लॉन्ग ड्यूरेशन ग्राउंड टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है। ये टेस्ट क्या है और इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और आखिर में हम ये भी बताएंगे कि क्यों पाकिस्तान JF-17 लड़ाकू विमान को इस्लामिक दुनिया में बेचने के लिए उतारू है। लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं ग्लोबल डिफेंस हेडलाइंस पर। नई दिल्ली में आयोजित आर्मी डे की वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और भविष्य में किसी भी तरह की गलत हरकत का कड़ा और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। सुरक्षा के मोर्चे पर बात करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा, वेस्टर्न फ्रंट और जम्मू कश्मीर में हालात सेंसिटिव बने हुए हैं लेकिन पूरी तरह से नियंत्रण में है। जैसा कि आप जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। भविष्य में अगर कोई भी दुस्साहस किया गया तो उसका सख्ती और पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। मैं यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर सभी संबंधित पक्षों की सक्रिय भूमिका की सराहना करना चाहूँगा, जिसमें CAPF, खुफिया एजेंसियां, नागरिक निकाय, राज्य प्रशासन और विभिन्न मंत्रालय शामिल हैं, चाहे वह गृह मंत्रालय हो, मत्स्य विभाग, रेलवे या अन्य मंत्रालय। ऑपरेशन सिंदूर स्पष्ट राजनीतिक निर्देशों और कार्रवाई या जवाब देने की पूरी आजादी के साथ तीनों सेनाओं के बेहतरीन तालमेल का सबसे अच्छा उदाहरण रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी MP-ATGM का सफल उड़ान परीक्षण किया है। ये परीक्षण महाराष्ट्र के अहिल्या नगर स्थित KK रेंज में किया गया। परीक्षण के दौरान मूविंग टैंक टारगेट पर मिसाइल को दागा गया, जिसे थर्मल टारगेट सिस्टम के जरिए सिमुलेट किया गया था। अगली पीढ़ी के युद्ध की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर भारत चुपचाप मिलिट्री पावर्स के रेयर और एलीट क्लब में कदम रख रहा है। आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ARDE एक फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन बना रहा है और ये ऐसा हथियार होगा जो प्रोजेक्टाइल को गन पाउडर से नहीं बल्कि प्योर इलेक्ट्रिकल पावर से फायर करेगा। अगर इसे ऑपरेशनलाइज किया गया तो ये टेक्नोलॉजी लॉन्ग रेंज आर्टिलरी को पूरी तरह से रीडिफाइन कर देगी। भारतीय सेना को एक ऐसा प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिल जाएगी जो स्पीड, मास और फिजिक्स पर आधारित होगी, ना कि एक्सप्लोजिव पर। तो आइए ब्रेक डाउन करते हैं कि इसका मतलब क्या है और ये प्रोजेक्ट भारत के बैटलफील्ड डॉक्ट्रिन के लिए गेम चेंजर क्यों साबित हो सकता है। रक्षा मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं, उन्होंने 16 अक्टूबर 2025 को आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARDE पुणे का दौरा किया। ये DRDO की आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम क्लस्टर के तहत आने वाली एक प्रीमियर लेबोरेटरी है, जहां कमेटी को रेल गन और अन्य टेक्नोलॉजीज के बारे में अवगत कराया गया। तो रेल गन क्या है और कैसे काम करती है? ARDE की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से इसे क्यों माना जा रहा है? ये मिलिट्री टेक्नोलॉजी में इतनी बड़ी छलांग क्यों है? कन्वेंशनल आर्टिलरी जो बारूद के धमाके से शेल को गन के बैरल से बाहर धकेलती है और उसके बरक्स रेल गन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पर ऑपरेट करती है। ARDE के प्रमुख अंकाठी राजू के अनुसार
ये सिस्टम लगभग 11,000 वोल्ट्स और 2.5 मेगा एम्पियर्स के जबरदस्त इलेक्ट्रिकल सर्ज का इस्तेमाल करता है, जिससे कंडक्टिव रेल्स पर एक सॉलिड प्रोजेक्टाइल को गति दी जाती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पुश एक बहुत बड़ी मात्रा में काइनेटिक एनर्जी को जनरेट करता है और प्रोजेक्टाइल को लगभग 2000 मीटर प्रति सेकंड की गति से यानी माक 6 की स्पीड से लॉन्च करता है। इस डेवलपमेंट के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और जापान शामिल हैं, जो एक्टिवली ऑपरेशनल रेल गन टेक्नोलॉजी परस्यू कर रहे हैं। स्पीड एक बात है, लेकिन असल सवाल बैटलफील्ड इंपैक्ट का है। हम किस किस्म की फायर पावर और रेंज की बात कर रहे हैं? नंबर्स काफी चौंकाने वाले हैं। एआरडी की रेल गन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये 50 केजी के गोले को लगभग 200 किलोमीटर तक फायर कर सकता है, जो नॉर्मल आर्टिलरी सिस्टम की पहुंच से कहीं ज्यादा है। और एक बुनियादी डिफरेंस ये है कि इस गोले में कोई भी विस्फोटक नहीं होता। डिस्ट्रक्शन प्योरली काइनेटिक एनर्जी से होता है, यानी जब हाइपरसोनिक स्पीड पर यह गोला इंपैक्ट करता है और वो भी सिर्फ ताकत से, उसी से टारगेट ध्वस्त हो जाता है। इसके कई सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे एक्सटेंडेड रीच, 200 किलोमीटर का स्ट्राइक एनवेलप, डीप फायर कैपेबिलिटी को रीशेप करता है। लॉजिस्टिक्स और सेफ्टी की बात हो तो ये केमिकल प्रोपेलेंट्स और एक्सप्लोसिव वॉरहेड्स का इस्तेमाल नहीं करता, यानी स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन कहीं ज़्यादा सुरक्षित है। कॉस्ट एफिशिएंसी के लिहाज से, क्योंकि ये सॉलिड मेटल प्रोजेक्टाइल्स हैं, इनका सस्टेन्ड यूज मिसाइल सिस्टम की तुलना में कहीं सस्ता होता है। इसका मतलब यह है कि आर्टिलरी जो मिसाइल की तरह वार करती है बिना मिसाइल बने। लेकिन कटिंग एज फिजिक्स को बैटलफील्ड रेडी वेपन में कन्वर्ट करना भी कोई आसान काम नहीं। चैलेंजेस क्या हैं और इसकी एक्चुअल इंडक्शन में भारत अभी कितनी दूर है? एआरडी मानता है कि रेल गन को वेपनाइज करना एक कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग टर्म एफर्ट है। मौजूदा फोकस क्रिटिकल सबसिस्टम्स के इंटीग्रेशन पर है। भारी मात्रा में इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करना और उसको रिलीज करने के लिए हाई पावर कैपेसिटर बैंक्स की जरूरत होती है। भीषण ऊर्जा, फ्रिक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेस को सरवाइव करने वाली एडवांस रेल मटेरियल्स का भी निर्माण आवश्यक है। अगर ओपन सोर्स इंडिकेटर्स की बात माने तो ये प्रयास एक डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेंटर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च टेक्नोलॉजी CEMALT के साथ अलाइन करता है, जिसका उद्देश्य रेल गन पावर को 10 मेगा जूल से 100 मेगा जूल्स तक की ताकत प्रदान करना। एआरडी लीडरशिप के अनुसार की इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज का निर्माण हो चुका है। अगले फेज में ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी और बैटलफील्ड इंटीग्रेशन पर फोकस होगा। प्रोजेक्टेड टाइमलाइंस अगले दशक में इन रेल गन्स का ऑपरेशनलाइज होना है। अगर ये कामयाब होता है तो ये रेल गन सिर्फ एक हथियार नहीं होगा, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक डेटरेंट बनेगा। एक ऐसा सिस्टम जो एक्सट्रीम रेंजेस पर हाइपरसोनिक स्पीड से बिना एक्सप्लोजिव के कमतर लॉजिस्टिक भार के स्ट्राइक कर सकेगा। ये भारत की सेल्फ रिलायंस और फ्यूचर वॉरफेयर डोमिनेंस की पुश के साथ परफेक्टली बैठता है। इंडियन आर्मी के लिए इसका मतलब हो सकता है डीपर रीच, फास्टर रिस्पॉन्स और हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में डिसाइसिव एज। भारत की मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एक बड़े टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड की ओर बढ़ रही है। ये लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स हिंद महासागर के विशाल क्षेत्रों को मॉनिटर करने की भारत की कैपेबिलिटी को ड्रामेटिकली एक्सपेंड करेगा। परसिस्टेंटली, साइलेंटली और मैन्ड पेट्रोल एयरक्राफ्ट की तुलना में काफ़ी कम कीमत पर। तो आखिर दृष्टि 10 क्या है और भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये सिर्फ एक और ड्रोन इंडक्शन नहीं है। दृष्टि 10 इंडिजिनस नेवल सर्विलेंस कैपेबिलिटी में एक क्रिटिकल लीप को रिप्रेजेंट करता है। दृष्टि 10 स्टारलाइनर एक एडवांस्ड
मेल क्लास अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जिसे अडानी डिफेंस और एरोस्पेस द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। लंबी दूरी की मैरीटाइम सर्विलेंस के लिए स्पेशली डिजाइन ये ड्रोन्स 36 घंटे से ज्यादा एयरबोर्न रह सकता है, 3000 फीट तक की एल्टीट्यूड पर ऑपरेट कर सकता है और सिंगल मिशन में बहुत बड़े महासागर के इलाके को कवर कर सकता है। इसके पेलोड सूट में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स, सिंथेटिक अपर्चर रेडार और सिग्नल इंटेलिजेंस इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जिससे ये क्षितिज से बहुत आगे तक टारगेट को डिटेक्ट, ट्रैक और क्लासिफाई कर सकता है। ये दिन और रात यानी ऑल वेदर कंडीशंस में सक्रिय रह सकता है। नौसेना के लिए इसका मतलब है क्रिटिकल सी लेन्स और चोक पॉइंट्स पर हमेशा पैनी नजर बनी रहे। लेकिन यह अब सिर्फ फ्यूचर कैपेबिलिटी नहीं रह गई है। भारतीय नौसेना ने एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनली फ्लाई करना शुरू कर दिया है। नौसेना के एयर क्रूज ने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है और एक्टिवली इस प्लेटफॉर्म को उड़ा भी रहे हैं ताकि ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को स्टैंडर्डाइज किया जा सके, रियल वर्ल्ड इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस मिशंस कंडक्ट किए जा सके। ड्रोन को मौजूदा मैरीटाइम कमांड एंड कंट्रोल ढांचे में इंटीग्रेट किया जा सके। ये अर्ली डिप्लॉयमेंट नेवी को अनमैन्ड सिस्टम्स को की मैरीटाइम जोन्स में अपने ऑपरेशनल रिदम का हिस्सा बनने में मदद कर रहा है। संक्षेप में अगर बोलें तो दृष्टि 10 अब टेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं रहा, ये भारत की एक्टिव मैरीटाइम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का हिस्सा बन चुका है। दृष्टि 10 जैसे ड्रोन की तैनाती नौसेना की रणनीतिक सोच को एक गहरे डॉक्ट्रिनल बदलाव का संकेत माना जा रहा है। सवाल यह है कि फ्यूचर नेवल ऑपरेशंस में ये प्लेटफॉर्म क्या रोल निभाएंगे और समुद्र पर इसका स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट क्या होगा। 10 दृष्टि 10 RPA इंडक्ट करने का डिसीजन ओशन मॉनिटरिंग के लिए नौसेना की अनमैन्ड सिस्टम्स पर बढ़ती रिलायंस को अंडरलाइन करता है। ये ड्रोन्स कई क्रिटिकल मिशंस को सपोर्ट करेंगे, सरफेस और सब सरफेस थ्रेट्स की अर्ली डिटेक्शन, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सपोर्ट, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस और नौसेना के स्ट्राइक एसेट्स के लिए ओवर द होराइजन टारगेटिंग में मदद करेंगे। रूटीन सर्विलेंस टास्क को हैंडल करके दृष्टि 10 एक्सपेंसिव मैन्ड एयरक्राफ्ट जैसे मैरीटाइम पेट्रोल जहाज और हेलीकॉप्टर्स को हाई इंटेंसिटी कॉम्बैट और डेटरेंस रोल के लिए फ्री करेंगे। ये शिफ्ट कॉस्ट एफिशिएंसी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है और कोलैबोरेटिव इंडिजनाइजेशन को मजबूत करता है। दृष्टि 10 ग्लोबली प्रूवन एल्बिट सिस्टम्स हर्मीस 900 स्टार लाइनर से प्रेरित है, लेकिन एक क्रूशियल डिफरेंस के साथ। इसे भारत में हैदराबाद में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, सब्सटैंशियल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज के साथ। ये दृष्टि 10 को कोलैबोरेटिव इंडिजनाइजेशन का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बनाता है, जहां प्रूवन ग्लोबल डिजाइन्स को लोकल मैन्युफैक्चरिंग, इंटीग्रेशन और सस्टेनमेंट के साथ कंबाइन किया गया है। जैसे जैसे ज्यादा यूनिट सर्विस में आएंगी, भारतीय नौसेना को और अधिक ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, इंपोर्ट्स पर निर्भरता कम और मजबूत डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी मिलने की उम्मीद है। दृष्टि 10 की तैनाती के साथ भारतीय नौसेना एक क्लियर इंटेंट सिग्नल दे रही है कि परसिस्टेंट सर्वेलेंस, अनमैन्ड डोमिनेंस और सेल्फ रिलायंस ही मैरीटाइम सिक्योरिटी के फ्यूचर को डिफाइन करेंगे। भारतीय हिंद महासागर में बढ़ती अंडर सी कंपटीशन और ग्रे जोन एक्टिविटी के इस दौर में ये ड्रोन्स क्वाइटली लेकिन डिसाइसिवली बैलेंस को इंडिया के पक्ष में टिल्ट करेंगे। भारत ने हाइपरसोनिक वेपन्स की रेस में एक क्रिटिकल थ्रेशहोल्ड क्रॉस कर लिया है। डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट लेबोरेटरी यानी DRDL, जो डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की एक अहम लेबोरेटरी है, उसने एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट फुल स्केल कंबस्टर का लॉन्ग ड्यूरेशन ग्राउंड टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। ये टेस्ट 9 जनवरी 2026 को DRDL की एडवांस स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट फैसिलिटी में किया गया, जहां सिस्टम ने 12 मिनट से ज़्यादा का सस्टेन रन टाइम अचीव किया है, जो हाइपरसोनिक प्रोपल्शन के क्षेत्र में एक लैंडमार्क अचीवमेंट है।
ये माइलस्टोन क्वाइटली भारत को ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल्स के करीब ले जाता है। ऐसे वेपन्स जो साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन भारत ने एग्जैक्टली टेस्ट क्या किया है, ये कितना इम्पोर्टेंट है, इसको जानते हैं। इस ब्रेक थ्रू की इम्पोर्टेंस समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके दिल में मौजूद इंजन को समझना होगा, यानी स्क्रैमजेट। स्क्रैमजेट यानी सुपरसोनिक कंबस्शन रैमजेट, कन्वेंशनल जेट इंजन से फंडामेंटली बिल्कुल अलग। टर्बोजेट्स या रॉकेट से बिल्कुल भिन्न स्क्रैमजेट, इनके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, वातावरण से डायरेक्टली ऑक्सीजन खींचता है। और सबसे चैलेंजिंग बात यह है कि ईंधन को तब इग्निशन दिया जाता है जब इंजन के भीतर एयर फ्लो सुपरसोनिक स्पीड से बह रहा है। डीआरडीएल टेस्ट के दौरान कंबस्टर को एक्टिवली कूल्ड रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हाइपरसोनिक स्पीड पर तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है, जिससे सिस्टम फेलियर निश्चित है। 12 मिनट से ज्यादा कंबस्शन सस्टेन होना ये साबित करता है कि भारत ने हाइपरसोनिक फ्लाइट के सबसे कठिन चुनौती पर पार पा ली है, यानी थर्मल मैनेजमेंट और एक्सट्रीम स्पीड्स पर स्टेबल कंबस्शन। आमतौर पर लोग रैमजेट और स्क्रैमजेट के बीच में फर्क नहीं कर पाते, तो आइए उसी को समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो वॉल के ऊपर हमारे पास 2 डायग्राम्स हैं, एक रैमजेट का और दूसरा स्क्रैमजेट का। रैमजेट उन मिसाइल्स को पावर करता है जो सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ान भरती हैं, जैसे भारत की ब्रह्मोस। ये स्पीड 3 माक से 5 माक यानी कि ध्वनि की गति से 3 गुना या 5 गुना ज़्यादा अटेन करने में मदद देता है, ये वाला इंजन। और अगर बात हम स्क्रैमजेट की करें तो ये 5 माक से अधिक की गति को हासिल करने में मदद देता है, ये वाला इंजन। और इसका उदाहरण है जो अभी रूस ने हाल ही में यूक्रेन के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल ऑर्शनिक का इस्तेमाल किया, उसके अंदर इस इंजन का प्रयोग किया है। तो ये फ़र्क है और भारत अभी इसी इंजन को डेवलप कर रहा है और एक मिसाइल बनाने की तैयारी में है। तो अब इन दोनों किस्म के जो इंजन्स हैं, इनके अंदर कैसे प्रक्रिया होती है उसको ब्रॉडली, मोटा मोटी समझाने का प्रयास करते हैं इन डायग्राम्स के ज़रिए। ये है रैमजेट का डायग्राम जिसमें कंबस्शन दिखाया गया है और वो है स्क्रैमजेट। अब इसके अंदर क्या दिखाया जा रहा है, ये एक कोन दिखाई गई है इंजन के बीचों बीच। ये नीले रंग से एयर फ्लो दर्शाया गया है और पीले और ऑरेंज यानी कि संतरी रंग से एग्जॉस्ट दिखाया गया है। और इसी तरीके से स्क्रैमजेट के अंदर भी आप कोन देख रहे हैं, नीला रंग एयर फ्लो और पीला रंग यानी कि एग्जॉस्ट। अब फ़र्क ये है कि रैमजेट के अंदर एयर फ्लो सुपरसोनिक आता है, ये कोन उस एयर फ्लो को धीमा करता है। जब वो धीमा हो जाता है तब उसके अंदर इग्निशन होता है और फिर एग्जॉस्ट निकलते हैं और फिर सुपरसोनिक स्पीड को हासिल किया जाता है। लेकिन ये चीज़ फ़र्क है स्क्रैमजेट में। स्क्रैमजेट के अंदर एयर फ्लो हाइपरसोनिक स्पीड से आता है, उसको स्लो नहीं किया जाता, उसके अंदर इग्निशन होता है और हाइपरसोनिक स्पीड से ही एग्जॉस्ट बाहर निकलते हैं। यानी कि हाइपरसोनिक स्पीड को मेंटेन करते हुए ये इंजन काम करता है और ये लगातार हाइपरसोनिक स्पीड इख्तियार करने में एक मिसाइल को मदद देता है। इसके अलावा लोग हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और हाइपरसोनिक मिसाइल के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल में क्या अंतर है, आइए इसको समझते हैं। अक्सर लोग बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल के अंदर फ़र्क नहीं कर पाते, तो उसी को समझते हैं इस वीडियो वॉल के ज़रिए। ये वीडियो वॉल है जहां पर एक लॉन्च पॉइंट दिखाया गया है और पैराबोला की शक्ल के अंदर एक बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री दिखाई गई है और ये बनी हुई है अग्नि मिसाइल, भारत की अग्नि मिसाइल जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री इस पैराबोला शेप में होगी। अब बात करते हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की। ये जो डॉटेड लाइंस जो ऊपर नीचे होती हुई जा रही हैं, ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की एक ट्रेजेक्ट्री है।
इसके अंदर ग्लाइड व्हीकल को बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर माउंट किया जाता है, उसको फायर किया जाता है और जब वो हाइपरसोनिक स्पीड पर पहुंचती है आउटर स्पेस में जाकर, तो ग्लाइड व्हीकल को रिलीज कर दिया जाता है और ग्लाइड व्हीकल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि धरती के ग्रेविटी पुल का इस्तेमाल करते हुए ग्लाइड करती है और टारगेट को हिट करती है। अगर बात करें हम हाइपरसोनिक मिसाइल की, जो कि एक क्रूज मिसाइल होती है, वो लॉन्च पॉइंट से फायर होती है और धरती से ज़्यादा ऊपर नहीं जाती, यानी कि 20 किलोमीटर मैक्सिमम 30 किलोमीटर तक की हाइट अटेन करती है और ज़मीन के पैरेलल उड़ती है और पूरे टाइम में वो हाइपरसोनिक ही रहती है, यानी कि ध्वनि की गति से 5 गुना ज़्यादा उसकी स्पीड होती है और इससे भी ज़्यादा हो सकती है। और ये जो मिसाइल का जो चित्र है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल आपको देखने को मिल रही है और ये जो चित्र है, ये ग्लाइड व्हीकल, आपको हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल दिख रही है। भारत ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बना ली है और भारत हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने की तैयारी में है। अब जब रैमजेट, स्क्रैमजेट, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और हाइपरसोनिक मिसाइल के बेसिक डिफरेंस क्लियर हो चुके हैं, तो सवाल ये है कि DRDL टेस्ट एक्चुअली भारत के हाइपरसोनिक रोड मैप के बारे में क्या बताता है और ये टेस्ट एक स्ट्रेटेजिक ब्रेक थ्रू क्यों है। 12 मिनट से ज्यादा स्क्रैमजेट कंबस्चन सस्टेन करना ग्लोबली एक बेंचमार्क अचीवमेंट माना जाता है। ये संकेत देता है कि भारतीय स्क्रैमजेट डिजाइन अब परिपक्व हो चुका है, लेबोरेटरी टेस्ट से फ्लाइट ट्रायल्स की ओर ट्रांजिशन के लिए तैयार है। लॉन्ग रेंज मनूवरेबल हाइपरसोनिक स्ट्राइक वेपन्स के लिए एक मजबूत आधार तैयार है। सिर्फ कुछ ही देशों, जिनमें अमेरिका, रशिया और चाइना शामिल हैं, भारत भी उनमें शुमार हो चुका है। ये स्क्रैमजेट ब्रेक थ्रू सिर्फ स्पीड की कहानी नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक क्रेडिबिलिटी की बात है। स्क्रैमजेट पावर्ड हाइपरसोनिक मिसाइल्स डिसीजन मेकिंग टाइमलाइंस को कंप्रेस करते हैं, एग्जिस्टिंग मिसाइल डिफेंसेस को इवेट करते हैं, चकमा देते हैं और डेटरेंस को रीडिफाइन करते हैं। DRDL के इस सक्सेसफुल लॉन्ग ड्यूरेशन टेस्ट के साथ भारत ने एक डिसाइसिवली उस क्लब में कदम रख लिया है जो अभी तक एक्सक्लूसिव था। पाकिस्तान इस्लामिक दुनिया में JF-17 को क्यों आगे बढ़ा रहा है? पाकिस्तान, जैसा कि हम जानते हैं, JF-17 थंडर को इस्लामिक दुनिया में जोर शोर से बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये भरोसा किसी बड़ी तकनीक बढ़त से ज़्यादा उसकी रणनीतिक मजबूरी का नतीजा है। ये दरअसल इकोनॉमिक सर्वाइवल की लड़ाई है। पाकिस्तान को JF-17 के एक्सपोर्ट ऑर्डर इसलिए चाहिए ताकि उसकी उत्पादन लाइन बंद ना हो, विदेशी मुद्रा आती रहे और दशकों के निवेश को सही ठहराया जा सके। इस फाइटर जेट को एक सस्ते और प्रतिबंधों से सुरक्षित विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है, खास तौर पर उन देशों के लिए जहां पश्चिमी लड़ाकू विमानों की सप्लाई नहीं हो पा रही। यह अभियान सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल भी है। पाकिस्तान JF-17 को इस्लामिक डिफेंस सेल्फ रिलायंस के प्रतीक के रूप में पेश कर रहा है, जहां आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्षमता जितनी ही अहम हो जाती है। इसी वजह से फोकस ये दिखता है लीबिया जैसे देश में, जहां सत्ता बटी हुई है और हथियारों पर लगे प्रतिबंधों के बीच ग्रे जोन्स हैं, इसलिए वहां सस्ते लड़ाकू विमानों की जरूरत पैदा हो गई है। उधर अजरबैजान के मामले में पाकिस्तान आर्मीनिया के साथ संघर्ष के दौरान बने मजबूत राजनीतिक और सैन्य संबंधों को अपने पक्ष में इस्तेमाल करता है, और वहीं बांग्लादेश के मामले में ढाका सस्ती लागत वाले नए लड़ाकू विमानों के विकल्प तलाश कर रहा है। साथ ही चीन पाकिस्तान और भारत के साथ अपने रिश्तों को संतुलित रखने की प्रयास में है। यहां चीन सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है। चीन की मदद से JF-17 ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाता है जिससे ट्रेनिंग, रखरखाव और सप्लाई में चीन पाकिस्तान की पकड़ बढ़ जाती है और भविष्य में उसका असर भी बढ़ जाता है। क्षेत्रीय प्रभाव की बात करें तो सैन्य स्तर पर इससे क्षेत्रीय असर सीमित है। JF-17 भारत के खिलाफ हवाई शक्ति का संतुलन मूल रूप से नहीं बदल सकता,
लेकिन राजनीतिक और रणनीतिक रूप से ये चीन पाकिस्तान की पहुंच को बढ़ाता है, लड़ाकू विमानों की उपलब्धता को आसान बनाता है और पहले से अस्थिर इलाकों में और अनिश्चितता जोड़ देता है। तो बॉटम लाइन साफ है, ये एयर सुपीरियरिटी की लड़ाई नहीं, ये रेलेवेंस, इन्फ्लुएंस और सर्वाइवल की लड़ाई है। इसी के साथ डिफेंस डायनेमिक्स के इस हफ्ते के एपिसोड में बस इतना ही। आप अपनी राय सोशल मीडिया पर #DD with दानवीर के साथ जरूर साझा करें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए डिफेंस और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और उनके एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।